Hello students, welcome to the online classes. My name is Neil Dixit. In previous session we have completed the 11th chapter, that is work and energy. From today onwards we'll continue with the same chapter, but we will do its question answer. Okay. So the first question, which is given on page number 148, is a force of 7 Newton acts on an object. The displacement is, say, 8 meters in the direction of the force. Let us take it that the force acts on the object through the displacement. What is the work done in this case? तो आपको निकालना है work done. तो work done की वैल्यू हमें पता है कि W क्या होता है? W किसके बराबर होता है? W होता है F into S cos थीटा के बराबर होता है. और हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि let us take that the force acts on the object through the displacement. force और जो displacement है वो किस डायरेक्शन में? force और जो displacement है दोनों क्या है? कौन सी डायरेक्शन में लग रहे हैं? force और displacement दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं. तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? cos 0 क्या होगा? यहाँ पर cos थीटा क्या है? 0 है. और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर 1 होती है. तो हमें फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है? फोर्स की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है 7 न्यूटन. कितनी गिवन है? 7 न्यूटन. तो W की वैल्यू हमें निकालनी है. फोर्स हमें गिवन है 7 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 8 मीटर. तो वर्क की वैल्यू क्या आएगी? 56 जूल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन which is given on page number 149. When do we say that work is done? Work done होने के लिए दो conditions की क्या requirement है? तो दो conditions which are required for the work to be done is, first, there must be a force acting on an object. There must be a force acting on the object. Second, there must be displacement. तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होएगा तभी हम कहेंगे कि वहां पर वर्क डन हुआ है. अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो उस केस में हम क्या कहेंगे? वर्क डन नहीं हुआ है. ठीक है. अगर मान लीजिए तो हम कहते हैं कि W इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा. अगर फोर्स लगा है और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, यानी कि अगर मैं किसी चीज को पुश कर रही हूँ और वो चीज मूव नहीं कर रही है, इन दैट केस ऑल्सो हम क्या कहेंगे कि वर्क डन नहीं हुआ है. और अगर कोई चीज मूव कर रही है और उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, इन दैट केस ऑल्सो हम क्या कहेंगे? उसके ऊपर कोई वर्क डन नहीं हो रहा है. तो वर्क डन के लिए दो कंडीशंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं. फर्स्ट इज द फोर्स दैट शुड बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द सेकंड इज द डिस्प्लेसमेंट. दोनों का ही होना जरूरी है, अदरवाइज वर्क डन नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. इसे फटाफट नोट कीजिए, मैं यही आंसर लिखूंगी दूसरा. Yes, the second question is, write an expression for the work done when a force acting on the object is in the direction of its displacement. यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों सेम डायरेक्शन में है. दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब W क्या होता है? W किसके बराबर होता है? W इज इक्वल्स टू F इंटू कॉस थीटा. और यहाँ पर आपको गिवन है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी कि उनके बीच का एंगल कितना होगा? 0 होगा. तो कॉस थीटा यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा. तो कॉस 0 आ जाएगा. और cos 0 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? 1 होती है. तो W क्या होगा? W इज इक्वल्स टू F इंटू एस. ये आ जाएगा आपका. ठीक है. देन डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क. 1 जूल ऑफ वर्क को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? 1 जूल ऑफ वर्क को आप इस तरह से डिफाइन करेंगे, व्हेन a force acting on an object, when 1 Newton of a force acts on the object displaces the object by 1 meter. लिखें इसको. तो आंसर नंबर 3 मैं यहाँ लिख रही हूँ. When the force of 1 Newton
displaces the object by 1 meter, then work done is said to be 1 जूल। अब हम क्या कह सकते हैं कि वर्क डन कितना हुआ है, 1 जूल। ठीक है। नेक्स्ट, a pair of bullocks exert a force of 140 Newton on a floor. The field being plowed is 15 meter long. How much work is done in the plowing of the length of the field? तो आपको यहाँ पर फोर्स गिवन है और क्या गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन है डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, W is equals to F into S। फोर्स कितना है 140 न्यूटन और V कितना है 15 मीटर। तो आंसर कितना आएगा, कितना जूल आएगा, आंसर निकालिए इसे फटाफट। आंसर विल कम आउट टू बी 2100 जूल। ठीक है, नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 152। 152 पर आइए। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है किसी ऑब्जेक्ट की, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। तो किसी के अंदर भी जो एनर्जी उसके मोशन की वजह से होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक्सप्रेशन क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, ई के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ई के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with the velocity of 5 meter per second is 25 joule. What will be its kinetic energy when its velocity is doubled? What will be its kinetic energy when its velocity is increased 3 times? तो सबसे पहले तो आपको निकालनी है इसकी काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालती है, काइनेटिक एनर्जी जब आप इसकी वेलोसिटी को डबल कर देंगे, यानी कि अभी इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, जब आप इसको डबल कर देंगे तो डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तब आप इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट करेंगे, हाफ मास, आपको क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप मास निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको हाँ काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है, यहाँ पर कितनी गिवन है 25 जूल गिवन है। आपको निकालनी है कि जब आप इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जब आप इसकी वेलोसिटी को डबल कर देंगे। तो वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो पहले आपको पहले मास पता होना चाहिए, यहाँ से पहले हम इसका मास निकालें। तो मास निकालने के लिए हमारे पास m इंटू वी, वेलोसिटी कितनी गिवन है अभी 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है। पहले आप इसको m जब अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो आपकी m की जो वैल्यू आएगी ना, इट विल कम आउट टू बी 2 kg। ठीक है, अब आपने यहाँ से m निकाल लिया। अब इसके अंदर जब आप वेलोसिटी को डबल करेंगे तब क्या काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, मैं यहाँ लिख रही हूँ इसको। काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होगी हाफ इंटू हमने यहाँ से मास निकाला है 2 kg। ठीक है, और आपको वेलोसिटी को जब डबल करना है तो डबल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, डबल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, डबल करेंगे तो वैल्यू आएगी 5 इंटू 2 10। ठीक है, यहाँ से आ जाएगी आपकी 10 जूल काइनेटिक एनर्जी। और जब आप वेलोसिटी को ट्रिपल कर देंगे, यानी कि जब आप 3 टाइम्स कर देंगे इसे, तो हाफ इंटू मास कितना है 2 तो 5 इंटू 5 इंटू 3 टाइम्स कर देंगे इसको, तो यहाँ से कट जाएगा तो आ जाएगा 15। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आपका आता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन ऑन पेज नंबर is given on page number 156.
फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पावर? पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर. रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर. और हम पावर को किससे डिनोट करते हैं? P से. और इसकी SI यूनिट क्या होती है? वॉट. वॉट को हम जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, बट हम उसको वॉट ही लिखते हैं. ठीक है. डिफाइन वन वॉट ऑफ पावर. नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है. तो वन वॉट ऑफ पावर को कैसे डिफाइन करेंगे? आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ. पावर is said to be 1 watt when 1 joule of work is done in 1 second. ठीक है. तो हम कहते हैं कि पावर कितना है? 1 watt. A lamp consumes 1000 joule of electrical energy in 10 seconds. तो इसकी पावर निकालनी है. तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है. पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम. वर्क कितना है यहाँ पर? 1000. और टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स. काट दीजिए. पावर कितनी आ जाएगी? 100 वॉट. ठीक है. डिफाइन एवरेज पावर. एवरेज पावर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? मैं यहीं पर आंसर लिख रही हूँ इसका. एवरेज टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेक. तो हम क्या बोलते हैं कि एवरेज पावर. नेक्स्ट आता है. नेक्स्ट क्वेश्चंस आर गिवन ऑन पेज नंबर 158. Look at the activities listed below. Reason out whether or not work is done in the light of your understanding of the term work. आप किस केस में कहेंगे कि वर्क डन हुआ है? किस केस में कहेंगे कि नहीं हुआ है? तो वर्क डन के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि 2 कंडीशन जरूरी होती हैं. एक तो होना चाहिए फोर्स और दूसरा होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होने चाहिए, तभी हम उस केस में कहेंगे कि वर्क डन हुआ है. अगर इनमें से एक भी नहीं है तो वर्क डन नहीं हुआ है. अब हम देखते हैं किस केस में हुआ है वर्क. सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड. सुमा जो है वो स्विमिंग कर रही है पॉन्ड में. तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और फोर्स भी लगा रही है सुमा. तो हम क्या कहेंगे कि यस, काम हुआ है वहां पर. डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक. एक डंकी है, ठीक है, उसने अपने लोड कैरी किया हुआ है अपने बैक पर, लेकिन वो खड़ा है, यानी कि वहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है. तो वर्क डन भी वहां पर नहीं हो रहा है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो. अ विंडमिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल. विंडमिल जो है वो वाटर को लिफ्ट कर रही है वेल से. तो डिस्प्लेसमेंट भी है और फोर्स भी है. यस. अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस. ग्रीन प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर रही है, वहां कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है. तो क्या कहेंगे? नो. एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन. तो पुल कर रही है इंजन ट्रेन को. तो हम क्या लिखेंगे? यस, यहाँ पर काम हुआ है. तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और फोर्स भी लग रहा है. फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन. यहाँ पर फूड ग्रेन्स मूव नहीं कर रहे हैं. तो हम क्या लिखेंगे? नो. अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी. एक सेल बोट जो है वो मूव कर रही है विंड एनर्जी से. तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है और फोर्स भी लग रहा है. यस. इस तरह से हम अलग अलग सिचुएशंस में कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ. देन सेकंड क्वेश्चन आता है. An object which is thrown at a certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to the ground. The initial and the final points of the path of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? अब हम देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हमने एक सर्टेन एंगल से हम लोगों ने क्या किया? थ्रो किया.
और वो ग्राउंड पर वापस आकर गिर गया। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। कौन सा लग रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि हमें पता है कि W जो होता है वो F इंटू एस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो पहले तो हम यहाँ पर कॉस थीटा का एंगल देखेंगे कि कौन सा एंगल है। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है? नीचे की तरफ खींचती है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ मूव करना चाह रहा है और कोई भी ग्रेविटी का फोर्स उसको इस तरह से खींचता है। तो फोर्स इस तरफ लग रहा है और जो ऑब्जेक्ट है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो इस तरफ लग रहा है। सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो तो इस तरफ लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कौन सा बना? 90 डिग्री का बना। तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे? cos 90 पुट करेंगे। बाकी सारी चीजें आप उसको वैसे ही रखेंगे, f इंटू एस cos 90। अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे f इंटू एस इंटू 0। ठीक है, तो यहाँ पर किसी चीज को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, यानी कि वर्क डन कितना हुआ यहाँ पर? 0। ठीक है, नेक्स्ट आता है अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द चेंजेस इन द एनर्जी विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो एनर्जी कौन कौन से किस तरह से चेंज हुई है? तो हमें पता है कि बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? बैटरी के अंदर होती है केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हुई? केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हुई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हुई? लाइट एनर्जी, लाइट प्लस हीट एनर्जी में चेंज हुई। ठीक है, क्योंकि बल्ब को लाइट करना, और बल्ब जब लाइट होता है यानी कि जलता है तो उससे हीट भी निकलती है। इस तरह से ये आपका आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास। फोर्थ क्वेश्चन है, certain force acting on a 20 kg mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. तो यहाँ पर आपको मास गिवन है, ठीक है, और वेलोसिटी का चेंज गिवन है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है। तो 5 मीटर पर सेकेंड क्या हुई? इसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई इसकी? 2 मीटर पर सेकेंड। आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय द फोर्स। तो अब कैसे करेंगे इसे? तो हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी हुई है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आपका वर्क डन। कैसे करेंगे? आंसर नंबर 4 में यहाँ लिख रही हूँ। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? मास हमें गिवन है, कितना है? 20 kg। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या थी? तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। मास तो 20 kg है, इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप काटेंगे तो आ जाएगा 250 जूल आ जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी उसकी? वैल्यू पुट करेंगे, हाफ mv स्क्वायर। मास जो है यहाँ पर सेम है, कितना है? 20 kg, और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। तो यहाँ से आपका कटेगा 10 और ये आ जाएगा 40 जूल आ जाएगा आपका। ठीक है, अब जब आपको चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी करेंगे। तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो 250 माइनस अगर हम 40 करते हैं तो हमारे पास कितनी आती है? मैं यहाँ लिख रही हूँ उसको। तो वर्क डन या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल।
फाइनल कितना है 40 जूल और इनिशियल कितनी थी 250 जूल। तो आपके पास वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन नेगेटिव भी तो हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, ये कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। अ मास ऑफ 10 kg is at a point A on a table. It is moved to a point B if the line joining A and B is horizontal. What is the work done on the object by the gravitational force? Explain your answer. तो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी चीज को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है। क्या करता है, नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऐसी होने की कोशिश करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता है। तो दोनों के बीच में एंगल cos 90 बना और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो आप यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन में, तो मास हमें दिया हुआ है 10 kg, ठीक है। तो आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो F इंटू एस इंटू cos 90 की वैल्यू 0, तो वर्क डन भी 0, ठीक है। Then sixth question, the potential energy of a freely falling object decreases progressively. Does this violate the law of conservation of energy? कोई भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो क्या यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा या नहीं होगा? तो कहीं आप कहेंगे कि नहीं, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है at the same time increases and at a given time kinetic energy and potential energy remains constant। इसका आंसर लिखिए, आंसर नंबर 6 को मैं यहीं पर लिख रही हूँ। देखिए आंसर नंबर आपका 6 है। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।